नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर 4 आज का वीडियो है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में। ओके, तो वायु, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, और वायुमंडल के साथ वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, किन गैसों का क्या प्रयोग है, मतलब कितना हमारे लिए उपयोगी है, सारे मंडल कितने प्रकार के हैं, यानी लेयर, वायुमंडल के कितने लेयर हैं, यानी वायुमंडल की परतें, ये पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस वायुमंडल में से बारिश होती है, किस वायुमंडल के अंतर्गत ही जो वायुयान चलता है, यानी हवाई जहाज, उसके बारे में जानेंगे। कहाँ सैटेलाइट लगाया जाता है, ये सब जानेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। पवन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जो आप सभी को पता है। इसी को वायुमंडल कहते हैं। चारों ओर से एक वायु की पतली सी घनी चादर के रूप में घिरी हुई है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। वायुमंडल किस लिए होती है, ये बातें बताई जा रही है। सुरक्षा की एक चादर है, यानी वायुमंडल का एक दूसरा नाम है सुरक्षा की चादर। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखा है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखा है। वायुमंडल का संगठन, उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, एक सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत होकर ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर देती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। यानी अगर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल ना होता तो धरती पर रहना बड़ा मुश्किल रहता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, यानी किसका स्तर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर एक निश्चित स्तर है, परसेंटेज है, उस परसेंटेज से अगर जो ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर जो ये जो कारखानों और कारों के माध्यम से धुएं निकलते हैं, उससे अगर जो वायुमंडल खराब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ी, तो वायुमंडल में जो इसका स्तर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ता। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जो धुआं और कारखाने कार के धुएं होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसे नाम क्या दिया गया है? भूमंडलीय तापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए इंग्लिश नाम ज्यादा याद रखना, और हिंदी भी क्या पता वही हिंदी दे दें। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये हुआ इसकी परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ठंडा प्रदेश है, ठंडे देश जो हैं, वहां पे बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, समुद्र बढ़ने लगेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। यानी जो तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र हैं, वहां पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अगर जो यही होता रहा आगे तो जो भी जलवायु है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जिससे पौधे और पशु, अब पशु आएगा तो इंसान भी तो आएगा, वो भी तो एक जीव है, तो ये लोग खतरे में हो सकते हैं, विलुप्त ही हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
वायुमंडल के संगठन पढ़ लेंगे, इसको इस मैप पर नजर रखिएगा, सीधे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये जो परसेंटेज है वो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन। ये जो गैसें हैं ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस दे दिया गया है। ये अन्य गैसों में ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 3 आते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या नाइट्रोजन की होती है और फिर इसके बाद ऑक्सीजन की होती है। ये 2 मेन याद रखिएगा, उससे पूरा याद रखना जो भी इसमें है। ओके। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये देखिए, धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। सिर्फ गैसें ही नहीं रहती, ये सारी गैसें ही नहीं रहती हैं, छोटे छोटे कण भी धूल के रहते हैं। तभी तो बारिश का जो पानी होता है उससे नहाने के बावजूद भी कहा जाता है साफ पानी से नहा लो, क्योंकि उसमें गंदगी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश के जरिए कई कीड़े भी गिरते हैं, सबसे ज्यादा केचुए चुहे। वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत अभी बताया ही है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों ये उपयोगी है? जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब सांस के समय सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन भी कुछ ले जाते हैं, तब फेफड़ों में, और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। जो पौधे होते हैं वो अपने जीवित रहने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता है। अच्छा, सिर्फ पौधे ही नहीं, पौधे तो वैसे भी पौधों पर हम लोग निर्भर हैं ही हैं, लेकिन पौधों के साथ इंसानों का भी, क्योंकि इंसान पहले नाइट्रोजन लेता है फिर छोड़ता है। तो ये लाइन जो है ये अंडरलाइन कर देते हैं, ये ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। जो पौधे होते हैं सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। जो पौधे होते हैं वो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों से में रहने वाले जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, इसीलिए तो खाद पानी बहुत नुकसानदेह होते हैं, कई जो गुड बैक्टीरिया होता है वो भी मार देते हैं। वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। 21%, परसेंटेज याद रखना, कौन कितने परसेंट है ये याद रखना। ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, और जो बचे वो सारे मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैस में आता है ओजोन आता है, हीलियम आता है और हाइड्रोजन आता है। तो याद रखना, ये सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादक यानी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए तो पेड़ पौधों लगाने बोला जाता है, ताकि ऑक्सीजन अच्छे से बनी रहे। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ओके, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने, हम सारे गैसों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तो बता दिए हैं कि कौन कौन से गैस होती हैं और कितने % होती हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे कि कौन से गैस किस लिए उपयोगी हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं हरे पौधे और ऑक्सीजन वापस देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये प्रक्रिया जो है रात में उल्टा होती है, इसीलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे सोने को मना किया जाता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। अभी तो परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ ही लिया, 0.03% होती है, लेकिन इसको अगर ऐसे घुमा के पूछा जाए तो तुलना के हिसाब से भी याद रखना।
पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों यानी पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। सीधा फंडा यही है कि पेड़ पौधे लगे रहें अच्छे से, जैसी जनसंख्या है उसके मुकाबले पेड़ पौधे वैसे लगे रहें। जनसंख्या जितनी बढ़ती जाए पेड़ पौधे भी लगते जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। कोयला और खनिज तेल जो होते हैं, पेट्रोल डीजल सब वो हम लोग जलाते हैं तो उसके द्वारा ये संतुलन बिगड़ता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों टन, ये पॉइंट देखिए, प्रतिवर्ष करोड़ों टन, बहुत हुआ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को, मौसम और जलवायु को भी जो है परिवर्तित करता है, प्रभावित कर रहा है। तभी तो देखो ठंडक पहले कब से कब तक रहती थी, अब एक अलग ही हो गया उसका। गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है और गर्मी का भी कम होता जा रहा है, बरसात का भी कम होता जा रहा है। बरसात का 4 महीना रहता था, अच्छे से बारिश होता था, वो सब कम होता जा रहा। होती है तो बहुत हो जाती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अभी कैसे प्रभावित करता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इधर ये का हिस्सा पढ़ लेते हैं पहले। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु जो होती है सघन होती है, भारी होती है, इसलिए नीचे ही रहती। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो वायु चक्र कैसे चलता है ये आपने इसमें देखा। ठंडी जो गर्म वायु होती है वो फैलती है, जैसे गर्म वायु हो फैलेगी, ऐसे कोशिश करते हैं चित्र के जरिए। और हल्की होकर, फिर ये हल्की हो जाती है क्योंकि ठंडी होगी, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। फिर ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु देखिए ऐसे रहेगी, भारी रहेगी, जिससे नीचे रहने की प्रवृत्ति में रहती है क्योंकि भारी रहती है। जो चीज हल्की रहेगी वही तो उड़ेगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। ये उठती है तो ये ठंडी की जगह लेती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता और यही प्रोसेस से जो बारिश भी इसी वजह से होती है, यही वायु की वजह से। पवन वायु ये बंद हो जाए तो बारिश होए ही ना। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, 5 लेयर में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पृथ्वी की सतह से अभी चित्र दिखाएंगे, चलिए देखिए, यहां से देखिए पृथ्वी की सतह से, ये देखिए पृथ्वी है, यहां से आरंभ होती है और यहां तक जा रही है। ये देखिए सबका किलोमीटर लिखा, ऊंचाई लिखा है, कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से भी ऊपर तक बहिर्मंडल, 100 किलोमीटर से भी ऊपर। ऊपर की बात हो रही है, ऊपर 100 किलोमीटर बहुत हुआ। तो ये 5 परतों के नाम यानी 5 लेयर के नाम याद होने चाहिए और क्रम से याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं। क्षोभ मंडल, ये देखिए क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, जो मंडल लिखा है वही देखिएगा, मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये होते हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है ये समझते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और यही सबसे पहले पृथ्वी पर पड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आप इस फोटो को ले लेना, इसका हम इस मंडल का जो है वायुमंडल की परतों का ये लगा देंगे सीधे सीधे, वो आप इसको ले लीजिएगा, वहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ऊपर की साइड में बहुत हुआ। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओला वर्षा है, इसी परत के अंदर होती हैं। अच्छा, यही सब इसी के अंदर होती है और इसी में हेलीकॉप्टर अगर जो चले तो रिस्की रहेगा, तो हेलीकॉप्टर इससे ऊपर यानी क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ाया जाता है। चित्र देखिए, ये देखिए
क्षोभ मंडल है, ये देखिए हवाई जहाज बना, क्षोभ मंडल यहाँ है। हवाई जहाज कहाँ उड़ाया जा रहा है? ये समताप तक जाएंगे या ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी परत के अंदर अब समताप मंडल की बारी आई। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी 13 से लगा के 50 किलोमीटर तक। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ है क्षोभ, पहला अक्षर लिख देते हैं, पृथ्वी से क्षोभ, क्षोभ यहाँ है, ये 13 है, और यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर तक यहाँ पे समताप है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है समताप। यह परत, ये तस्वीर बहुत अच्छी है तो तस्वीर से ज्यादा याद रखना। 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ से बारिश वारिश नहीं होती है, एक बराबर रहती है हमेशा। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जो अभी हमने बताया कि जो क्षोभ मंडल होता है उसके ऊपर उड़ाई जाती है, यानी उसके ऊपर कौन आता है? समताप मंडल। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हवाई जहाज कहाँ पे उड़ाई जाती है, किस मंडल के ऊपर या किस मंडल में? तो किस मंडल के ऊपर तो बोलेंगे क्षोभ मंडल, और किस मंडल में तो बोलेंगे समताप मंडल में। आगे है, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब देखो ये यहीं तक लिखा हुआ है, ओजोन गैस होती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की हमारी रक्षा करती है। लेकिन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें यहाँ उड़ाई जा रही हैं, हवाई जहाज, जिससे ओजोन गैस जो है वो उसको क्षति पहुंचती है, जिसकी वजह से जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, हानिकारक किरणें, वो हम पृथ्वी तक आ रही हैं। इसलिए कई सारे प्रॉब्लम हो रही है, और ज्यादा अगर हो गया तो जो स्किन प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाएगी जो धरती पर रह रहे हैं। मध्यमंडल, अब मध्यमंडल की बारी आई। मध्यमंडल कहाँ है? समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल के बीच में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष में जब प्रवेश करते हैं उल्का पिंड, तो इस परत में जैसे आते हैं वैसे आग लग जाती है, जल जाते हैं। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लगाई जाती है कहाँ लगाई जाती है। तो ये पहले याद रखना, मध्यमंडल में जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये पॉइंट हो गया। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल कहाँ है? ये देखिए, ये देखिए ऊपर वाले से नीचे, और ये भी काफी मतलब, और ये जितना इसकी चौड़ाई दी गई है ये मंडल की, वैसे ही जानिएगा जितना है, जिसमें वैसे हिसाब से दिया गया है। मध्य मंडल काफी चौड़ा है और समताप मंडल भी काफी चौड़ा है। क्षोभ मंडल पतला है। बाह्य मंडल समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों से पतला है। सबसे नीचे वाला मंडल सबसे पतला है और सबसे ऊपर वाला मंडल सबसे पतला है, ये ऐसे याद रखिएगा। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो बाह्य वायुमंडल है उसमें जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान और तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अच्छा, आयन मंडल यही बाह्य मंडल का एक भाग है। तो कई बार बाह्य वायुमंडल ना लिखकर आयन मंडल लिखा रहेगा, तो ये वहां पे टिक लगाना है कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है, नहीं बाह्य वायुमंडल है। यह 80 से 400 किलोमीटर, यह बहुत हुआ, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार यानी कि सैटेलाइट के लिए यह परत का उपयोग होता है। किस परत का? बाह्य वायुमंडल, या ऐसे बोलेंगे बाह्य वायुमंडल। और बाह्य वायुमंडल ऑप्शन नहीं है तो आयन मंडल लिखा होगा तो आयन मंडल पर टिक लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। हम टीवी भी देखते हैं, इसी के माध्यम से देखते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो होती हैं ऊपर जाती हैं, फिर परावर्तित होकर नीचे आ जाती हैं। बहिर्मंडल, सबसे लास्ट में ऊपर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हल्की गैसें जो हीलियम है और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए तस्वीर दिखा दें। ये हल्की गैसें ऐसे तैरा करती हैं। इसमें तैरने का मतलब समझ ही जाइए। आगे बढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम और जलवायु की घटना जो होती है वो किससे प्रभावित होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी की भी चिड़चिड़ा बना सकता है, किसी को भी, आर्द्र हो या गर्म। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जिसे दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अगर जो कोई मौसम रहता है किसी स्थान पर, तो वहां का जलवायु कहा जाता है। जैसे मुंबई है, तो मुंबई में जो है हमेशा चिपचिपाहट टाइप का रहता है, तो वहां की क्या बोलते हैं, वहां पे आर्द्र जलवायु, ठंडक भी वहां नहीं होती है, वहां एक जैसे ही मौसम रहता है लगभग। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितने करोड़ लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग है। देखो सूर्य से कितना छोटा है। पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग, यानी 2 अरबवा ही प्राप्त करता है। यानी सूर्य जो है कितना गर्म होगा, सोच लो। जैसे ही पढ़ा, 20 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हाँ, सही पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। तापमान, टेम्परेचर। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो तापमान क्या होती है ये जान लिया। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये याद रखिएगा। जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन को क्या बोलते हैं? सूर्य तप भी बोलते हैं। ये मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा यानी जो बीच से गई है हमारे गोलार्ध से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी ये ग्लोब है, यहाँ ध्रुव होते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पे, और भूमध्य रेखा यहाँ होता है। एक ही चीज है ये, यहाँ होता है। तो जो तापमान होता है वो ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुव चाहे दक्षिण की तरफ जाए चाहे उत्तर की तरफ जाए, ये जो तापमान है वो घटती जाएगी, यानी ठंडा होता जाएगा, ठंडा बढ़ता जाएगा। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है क्यों ढके होते हैं और किस टाइम बर्फ से ढके होते हैं। सालों साल तो ज्यादातर रहते नहीं हैं, नहीं, ध्रुव सालों साल रहते हैं। और चूंकि पृथ्वी गति करती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, तो जिससे के वजह से ध्रुव जो है वो सूर्य से काफी तिरछी रहती है, इसकी वजह से वहां ठंडा रहता है और बर्फ जमा रहता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है।
ये पता ही होगा। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। दिन के समय जो है एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक देते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो नगर क्यों गर्म होते हैं, गांव के ठंडे होते हैं, या इससे जानी गए कि नगर के जो भीड़ होती है, क्योंकि संख्या ज्यादा होती है, घने होते हैं, ऊंचे भवन होती है, जिससे गर्म वायु को रोक लेते हैं, इससे नगर गर्म होते हैं। और बस ये हो गया। यहाँ पे ये पढ़ते हैं टेम्परेचर का। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट नहीं होती है। तो मानक जो होती है वो याद रखना, तापमान को मापने की डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो याद रखिएगा, कभी 100 फ़ारेनहाइट या 0 फ़ारेनहाइट मत बोल दिएगा। ओके, अभी यहाँ एक टॉपिक छूटा है जो बहुत ही भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप बने रहिएगा, छोटा करने के चक्कर में छोड़ेंगे नहीं कोई टॉपिक। तापमापी तापमान मापता है, ये देखिए तस्वीर बनी है, कैसा होता है देख लीजिए। तापमापी तापमान मापता है। वायु दाब मापी वायु दाब नापता है, यानी वायु की दाब नापता है। और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। वैसे वर्षा की मात्रा मापना भी एक आसान तरीका है, फिर कभी बता देंगे। आपने कभी छोटे क्लास के बुक में पीछे के साइड में पढ़ा होगा, 6th 7th या 4th 5th में, कि एक कांच की जार ले लीजिए, बोतल टाइप की, थोड़ा मुंह चौड़ा हो उसका, और ये रख दो बाहर जहाँ बारिश हो रही है वहां पे। फिर जब उसमें पानी भर जाए, उसके बाद स्केल लेकर जाओ, नाप लो। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। वात दिग्दर्शी, ये देखिए कैसा होता है, ये हुआ। ये पढ़ते हैं, चांद पर वायु नहीं है, वहां वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते, कपड़े पहनते हैं। इस अंतरिक्ष पोशाक यानी कपड़े में वस्त्र को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, यानी रक्त ही फट सकता है, नसें ही फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। सीधे सी जान लो कि मौत हो सकती है। वायुदाब, पवन वायुदाब। वायु जिस दिशा में बल, वायु हमेशा एक बल लगाती है, लेकिन सब तरफ से। हम लोग इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि सब तरफ से वायु बल लगाती है, जिससे हम लोग खड़े रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भीतर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने वाले दाब तेजी से गिरने लगते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कहाँ पे वायुदाब ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, ये याद रखना। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरते जाते हैं। समुद्र में वायुदाब सर्वाधिक अधिक होते हैं और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ऊंचाई पर किसी जैसे पहाड़ पर जाओ तो ये घटता जाता है, गिरता जाता है, बात वही हुई, यही इसी से जुड़ा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बताता है। निम्न, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। पवन क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? ये देखें, जब हम सड़क पर गिरी बत्तियों को उठाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, जो हवा पेड़ों को उखाड़ देती है, बिजली का तार गिरा देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो हम इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा, तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, नाम याद रखना। अच्छा, पवन की दिशाओं का नाम
पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया गया है। वो किस आधार पर? उनके आने वाली दिशा के आधार पर। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन है अगर जो, तो पश्चिमी पवन, दक्षिण से आ रही है तो दक्षिणी पवन, ऐसे से बोला जाता है। अब पवन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। 3 प्रकार क्या है? स्थायी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, इतना याद रखिए, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहते हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, इसे लू कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र की जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन होते हैं उनको लू कहा जाता है। चक्रवात, ये वायुदाब पेटियां हैं। उच्च दाब, ये देखो उच्च दाब ऊपर और नीचे रहते ज्यादा। चक्रवात, और फिर लिखा है डैश प्राकृतिक आवेश, यानी चक्रवात जो होता है वो प्राकृतिक आवेश यानी गुस्सा होता है, प्रकृति का गुस्सा होता है। उड़ीसा में अक्सर ये आता है। पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात आता है। बस इतना ही इसको पढ़ना है। कहाँ से आता है? चक्रवात द्वारा विनाश बहुत होता है, भयानक। जो राज्य जिस साइड में है उसका जो चक्रवात आने का कारण होता है वही साइड का जो महासागर होता है वो होता है। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प किसे कहते हैं ये समझ लिया है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं ये चित्र के माध्यम से, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है? ये चक्रवाती वर्षा जो होती है वो देखो उड़ रहा है गर्म वायु ठंडी हुई तो नीचे गिर के गिरी, तो जैसे ठंडी होकर नीचे गिरी वैसे वर्षा का रूप ले लिया। आर्द्र वायु पर्वतीय वर्षा का कारण है। तो इसको इस तरह याद रखना वो ज्यादा सही है कि चक्रवाती वर्षा की वजह से वर्षा होती है मेन, और पर्वतीय वर्षा पर्वत पर होती है। सनवनी वर्षा के प्रकार तीसरा है सनवनी वर्षा। तो ये देखो गर्म वायु ऊपर उड़े और फिर ठंडे होकर नीचे गिर गए। ये देखिए यहाँ से गर्म वायु गिर रहे हैं, निशान बना, ठंडे होकर पानी के रूप में नीचे आ गए। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जीव की जैसे बात होती है वैसे इंसान जोड़ लिया करो तुरंत। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वाष्पित होकर नीचे जाती है जल। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर जो वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यानी दोनों स्थिति में अधिक और कम दोनों ही बेकार है, यानी संतुलित हर चीज होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी प्रकृति ने जो चीजें दी हैं वो संतुलित मात्रा में बनी रहे। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृक्षि तथा ओला है। तो ये याद रखना छोटा सा है कहीं। वर्षण जो वर्षा होती है उसके दूसरे रूप हिम मतलब बर्फ की, सहिम वृष्टि तथा ओला ये होती है। ये लेसन कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा इसमें है, ये करा दे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कौन सी गैस हमें सूर्य की किरणों से बचाती है? ओजोन वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत वायुमंडल की कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, यानी जिसमें बादल नहीं है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल।
जो बारिश होती है वो वहीं तो होती है, तो इसका आंसर होगा समताप मध्यमंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब कम होता जाता है, गिरता जाता है, घटता जाता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम कहते हैं, तरल रूप में यानी जो बर्फ ही होता है वो तरल रूप में जब आती है तो हम क्या कहते हैं? वर्षा। ये हो गया, और ये नीचे का होमवर्क है। ओके, कमेंट में करना, का खा गा घा है, इसी हिसाब से का ये हुआ, का ये हुआ, ऐसे करके लिख देना। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शेयर भी कर देना। बस यही एक है। और नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स अगर आपके पास टाइम नहीं है या नहीं बना सकते किसी भी वजह से, तो आप नोट्स मुझसे ले भी सकते हैं, और बहुत ही मामूली प्राइस पर है वो। ओके, जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी पर संपर्क करिएगा, बहुत मामूली प्राइस पर आपको एसएसटी का नोट्स 6 to 8 का मिल जाएगा, और सीडीपी और हिंदी इंग्लिश का अलग से है, जो इससे भी काफ़ी कम है। आप संपर्क करिएगा, बहुत मामूली है, 500 से भी नीचे है। ओके, सो गुड बाय। सो जय हिंद, जय भारत। सो बाय बाय।